जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट के साथ है। अगर हम क्रिप्टो की दुनिया में नज़र डालते हैं, जो टॉप देसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें शायद टॉप 3 के अंदर वो आते हों। ठीक है? आपने ज़रूर उनकी वीडियोस देखी होंगी टिकटॉक के ऊपर। वो बहुत एक्टिव हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वीडियोस डालते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। शारिक अमीन साहब, जिनसे हमने बात की है, उनका जो इनिशियल जर्नी है उसके बारे में हमने पूछा है कि उनकी स्टोरी क्या है, वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, पाकिस्तान से, क्या बैकग्राउंड था उनका, दुबई कैसे पहुँचे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग में कैसे घुसे, क्रिप्टो में कैसे घुसे, और ना ही सिर्फ क्रिप्टो में, जो उनकी नॉलेज है मैक्रो के हवाले से, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, टॉप की नॉलेज रखते हैं। यानी कि मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, क्योंकि मैं भी इस फील्ड के अंदर हूँ। और मुझे वेस्ट में तो बहुत लोग मिलते हैं जिनके पास इस तरह की नॉलेज होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुबई में बैठे हुए हैं, जिनका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड भी ना हो, उनके पास इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है। तो आउट क्लास किस्म के पर्सनालिटी हैं, उनसे हमने बात की है, उनकी जर्नी के हवाले से, उनकी जो आगे उनके प्लान्स हैं उसके हवाले से हमने बात की है। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई कमेंट्स है तो ज़रूर पूछिएगा हमसे, और इन्जॉय द पॉडकास्ट। थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग अस टुडे। आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट, शारिक अमीन साहब, जिनको क्रिप्टो की दुनिया में तकरीबन हर कोई जानता है, ख़ासतौर पे जो हमारे साउथ एशिया से लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन। तो आज इनको मैंने बुलाया है, थोड़ी इनसे इनकी जर्नी सुनते हैं कि क्या इनकी जर्नी रही है पाकिस्तान से फिर दुबई, दुबई से उसके बाद जो क्रिप्टो में इनका जो पूरा सफ़र है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर थोड़ा-सा हम और डीप डाइव लेंगे क्रिप्टो की इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। शारिक, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। आप कैसे हैं? सब ठीक-ठाक, खैरियत? बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच शारिक फॉर योर टाइम। मुझे पता है आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक्स सो मच फॉर एडजस्टिंग द टाइम। तो नो शारिक प्रॉब्लम। ज़रा थैंक यू। बताइए। आपने रीशेड्यूल किया, कल हमें हाँ, करना था तो थैंक यू हाँ, फॉर दैट। इस वक़्त भी ये नहीं कि 7 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन मैं 5 बजे से बेहतर है। इट्स गुड टू अ, स्टार्ट अर्ली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए शारिक कि मतलब अपनी थोड़ी-सी जर्नी बताइए कि क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देख रहा था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस मार्केटिंग की तरफ से है। तो मार्केटिंग के बाद क्रिप्टो, मतलब ये काफ़ी 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, राइट? तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ, और फिर अपनी जर्नी जो आपकी पाकिस्तान से लेके दुबई तक की जर्नी है, थोड़ा उसके बारे में बताएँ, ताकि ऑडियंस को पता चले कि शारिक अमीन साहब की पर्सनल स्टोरी क्या है? बेसिकली पाकिस्तान कराची से हूँ मैं और वहाँ पे मैंने अपना मार्केटिंग बैचलर्स, मास्टर्स मार्केटिंग में किया आईओबीएम से और फिर मैं दुबई मूव हुआ 2014 में। एक्चुअली अभी अक्टूबर 21st को मुझे पूरे 10 साल हो जाएँगे यूएई के अंदर, दुबई ज़बरदस्त। में ख़ास तौर पे। मेरे अपना जो है वैसे वहाँ पे बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली और वहाँ पे जस्ट लाइक आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप ग्रेजुएशन करते हैं, यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब। मैंने मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, सोशल मीडिया एजेंसी में, यहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही एट एन अर्ली एज सोशल मीडिया मार्केटिंग उस वक्त बहुत न्यू थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2008 2009। सोशल मीडिया स्टार्ट हो रहा था, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। बहुत कम उसमें लोग थे जो एक्चुअली उसमें काम कर रहे थे या एक्सपर्ट्स थे। आप कह नहीं सकते थे कि उसमें। तो अगर आप देखें तो मेरा जो स्टार्ट ऑफ द करियर है वो एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ही हुआ था जो उस वक्त बहुत नई थी, जो हुँ, उस वक़्त बहुत मुश्किल से एक्सेप्टेड थी, जो उस वक़्त लोग उसको नहीं एक्सेप्ट, लोग उसको देखते थे कि यार ये कभी भी टीवी या जो एटीएल, अबव द लाइन मार्केटिंग कहा जाता है, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बिलबोर्ड्स, कभी भी इसको ये मीट नहीं कर पाएगी। ख़ास तौर पे एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चलो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो थोड़ी डेवलप्ड है, वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में भी बहुत हाई थी, फ़ोन पेनिट्रेशन, स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन बहुत हाई थी। आईफ़ोन ने रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया था चीज़ों को। तो मैं ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया जो बहुत न्यू थी, जो बहुत चैलेंजेस से भरी हुई थी, जहाँ पे आपको कोई नहीं मिलता था जिसने 5 साल से उस इंडस्ट्री में हो। तो आई स्टार्टेड इन दैट, वो मेरा करियर स्टार्टिंग था और मुझे बहुत अच्छी जो है वो उस वक़्त बॉस मेरी मिली, मेंटर मिली, उनका मैं नाम लूँगा अभी, वो वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा नाम है ग्रुप है में, आमना खतीब पराचा। तो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे वैसे एक बॉस मेंटर मिले जिन्होंने बहुत पुश किया मुझे। और वहाँ से फिर मैं आई वर्कड ओवर देयर फॉर इयर्स और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स पे काम करने को मिला। नेस्ले, यूनिलीवर, तो इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे लोगों के साथ काफ़ी उसको ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटी भी मिली। तो हुँ, बेसिकली वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, दैट वाज़ माय एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद
मैं यहाँ पे यूएई में आया, यहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली 2014 के अंदर सेम एडवर्टाइजिंग स्पेस में, तो मैंने यहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट की। तो क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया था जो उस वक्त बहुत नई थी, तो मेरे लिए क्रिप्टो में आना, जो कि एक अगेन बहुत न्यू इंडस्ट्री थी इन 2018 2019, और लोगों को इतना पता नहीं था, तो दैट वाज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। एक ऐसी चीज़ को अपनाना या उसमें काम करना या उसमें इन्वेस्ट करना या उस पर रिसर्च करना जो बिल्कुल न्यू है, जिसमें लोगों को इतना पता नहीं है, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग उसको देखते हैं कि सिर्फ एक चंद वक्त के लिए है। तो यूएई में मेरा आना हुआ 2014 के अंदर। यहाँ पे मैंने जॉब की, थर्ड मेरी जॉब थी जो लास्ट मेरी बिलोंग इंटरैक्टिव के अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था, और अभी भी मैं उनके साथ करता हूँ काम, बट एज ऑन प्रोजेक्ट बेसिस मैं उनके साथ काम ज़रूर कर रहा होता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर क्रिप्टो के अंदर मैं आया, मैंने अमेजोन में भी यहाँ पे सेलिंग की, मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट भी एक दोस्तों के साथ मिलके हमने बनाई, हमने लॉन्च की, और उसके ऊपर भी काम किया। तो इन टर्म्स ऑफ आईटी या टेक या डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो मेरा हमेशा से फोकस था, और उसी के थ्रू एक्चुअली क्रिप्टो के अंदर आया, विच इज अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच इज अगेन आईटी रिलेटेड। और वो मुझे अच्छे से याद है वो दिन कि किचन में हम लोग दुबई में, लोगों को अगर पता हो फहीदी के नाम से एक जगह है, वहां पे हम दोस्त थे, किचन में हम जमा थे, और एक दोस्त हमारा है, उसने बोला कि यार तुम लोग ये क्या ई कॉमर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी मानो इथीरियम खरीद लो। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 2017। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर एक्चुअल। ठीक है, कि एक दोस्त ने बोला, तो उसके काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ से आप ले कह लें, उसने 2-3 दफा बोला, तो मैं उसके बाद नीचे उतरा, मैंने समझा ये होता क्या है, वो भी नहीं समझा पाया पूरी तरीके से, इट वाज वेरी न्यू। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक डिजिटल में इंटरेस्टेड रहा हूँ, मेरी फील्ड थी, तो रेलेवेंट रहना मेरा काम है, तो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत समझाया, मैं बोला चलो अगर तुम कह रहे हो, फॉर योर सेक, यूर गुड फ्रेंड, एक वर्ड ऑफ माउथ है, वर्ड ऑफ माउथ की पावर होती है, आपको ट्रस्ट है, मैंने बोला चलो यार लेट्स ट्राई, मतलब $100 से देखते हैं, समथिंग लाइक। तो आप कह लें कि वो मेरा पहला एक्सपोजर था इनटू क्रिप्टो। वहां से फिर ऑफ कोर्स इन्वेस्ट किया, देखा, ट्रेडिंग करते रहे जैसे लोग करते हैं, बट देन जब अपने ही लोगों ने, पीयर्स, ग्रुप, फ्रेंड, सोशल स्ट्रक्चर, ऑफिस, यार ये क्या होता है, अच्छा शारिक कर रहा है, शारिक को पता होगा, पूछते हैं, देखते हैं, खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान जो मार्केट्स उठी, बहुत क्वेश्चंस आते थे, बहुत। मैंने बोला यार लेट्स स्टार्ट मेकिंग कंटेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। टिकटॉक वाज द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म। आई एम नॉट अ गुड एडिटर, आई एम नॉट अ फैंसी कंटेंट क्रिएटर, अगर आपने भी नोटिस किया हो। ठीक है, बहुत मैं ही, देखा आप तो बस वन शॉट में जो है बस वो एक प्रेस रिकॉर्ड बटन और फिर सारी वीडियो विदाउट एनी दैट्स इट, एडिट। without any edit, without अलग है। nothing. हाँ So that बिल्कुल। has always been my style, always and still is। ठीक है, इस पे कुछ लोग कहते भी हैं कि I should do this that, but अभी तक वैसे ही चल रहा है काइंड ऑफ। तो that is how I just started। I started making videos। easiest platform उस वक्त टिकटॉक था, उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो आप ये कह लें कि in that aspect अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, in terms of social media I was at the right place at the right time, 2008 2009 2010, getting into social digital SEO। और in terms of crypto भी आप कह लें कि I was at the right place at the right time। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, not knowing कि यूएई दुबई में इतने जबरदस्त तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाएगा, नॉट नोइंग कि आने वाले 2020 से 24 के साल में वी वुड सी ऑल टाइम हाईज ऑन BTC एंड ऑल्ट्स, और मेजर इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन हम देखेंगे। सो आई वाज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कह लें कि ब्लेस्ड, लकी, व्हाटएवर यू वांट टू से इन टर्म्स ऑफ दैट। लेकिन आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक दैट वीडियोस, लोगों के सवालात से, बातों से, फिर इट स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है ना, देसी मुंडे के नाम से, वो भी मैंने डिस्कवर किया था। हाँ, तो यूट्यूब उस पे चैनल भी है। आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं या वो सिर्फ ओकेजनली चलता है? नहीं, मैं उस पे जो मेरी टिकटॉक वीडियोस होती हैं मैं वो डाल रहा हूँ। पॉडकास्ट भी हम लोग किया करते थे कुछ दोस्तों के साथ उस पे मिलके, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ प्लेस जहाँ पे कंटेंट बनाया, डाल दिया, पॉडकास्ट किसी दोस्तों के साथ की डाल दी, सो समथिंग समथिंग लाइक दैट, लेकिन रेगुलरली अपलोड करता हूँ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake
is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. सही 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 अब ज़बरदस्त। मैंने आपका चैनल डिस्कवर किया था ये पैंडेमिक के दौरान ही क्योंकि मेरी जर्नी भी कुछ इसी तरह से है क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इंजीनियरिंग से है तो मैं कराची से हूँ मैं भी और उसके बाद लेकिन मैं 2003 से मैंने पाकिस्तान छोड़ा हुआ है। मैं फिर यूके गया था, यूके में 12 साल रहा था। फिर उसके बाद कनाडा मूव हो गया तो 20 यानी कि पैंडेमिक के दौरान ही मेरा भी एक समझ लें इत्तेफाक हुआ था ये मैक्रो वर्ल्ड में जाने का। यानी कि मुझे इंटरेस्ट था बहुत पहले से फाइनेंस को पढ़ने का, ये बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, ये पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, मनी कैसे क्रिएट होती है। मुझे शौक था शुरू से, लेकिन मुझे कभी एक्सपोज़र नहीं मिला। यानी कि पाकिस्तान में आपको पता है ना, अगर आप एक लाइन में चल पड़ते हैं तो आप उसी में चल रहे होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग एग्जैक्टली पकड़ ली तो आप उसी में चल रहे हैं। तो कभी एग्जैक्टली मुझे एक्सपोज़र नहीं मिला। तो जब पैंडेमिक के दौरान इतना टाइम था हमारे पास, कुछ करने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा इसको पढ़ता हूँ। तो मेरा भी एक्सपोज़र मैक्रो वर्ल्ड से उसी टाइम हुआ। तो उसी उन्हीं दिनों फिर मैंने आपका टिकटॉक चैनल डिस्कवर किया तो मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ था कि क्योंकि मुझे पता था कि जो वेस्ट में जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे जो फाइनेंस वर्ल्ड में हैं, उनको तो अच्छी खासी नॉलेज होती है फाइनेंशियल सिस्टम की क्योंकि वो देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ सारा सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में या दुबई में जैसे एक बंदा बैठा है और उसको इतनी नॉलेज है मैक्रो की, तो दैट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो मैंने कहा यार इस बंदे से ज़रूर बात करनी है क्योंकि हम दोनों एक ही स्पेस में हैं। तो मैंने सोचा कि आपके भी व्यूज़ जो हैं वो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या यानी कि एनालिसिस है इस पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड के हवाले से और ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो हम इस पे ज़रा डीप डाइव लेंगे। तो ज़बरदस्त स्टोरी आपकी काफ़ी इम्प्रेसिव। तो ये बताएँ कि क्रिप्टो तो एक एक एलिमेंट है ना उसका। इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एनालिसिस होती है उसमें आप मैक्रो कवर करते हैं, आप उसमें मनी सप्लाई कवर करते हैं, आप उसमें जो बैंकिंग सिस्टम ये जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं जेपी मॉर्गन हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, इनकी जो सीईओ की स्टेटमेंट्स होती हैं वो कवर करते हैं। तो दैट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च। तो इसमें आप कैसे घुसे? क्रिप्टो क्रिप्टो तो ख़ैर एक आपने जर्नी बताई अपनी, लेकिन इसके पीछे ये जो पूरी मैक्रो की पूरी वर्ल्ड है, यहाँ आप कैसे घुसे? ट्रेडिंग के दौरान जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था ऑन अ डे टू डे हुँ, बेसिस वीडियो बनाने से पहले या वीडियोस बनाने के साथ साथ, तो एज अ ट्रेडर सबसे पहले आप चार्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर एज अ ट्रेडर आप ये देखते हैं कि भाई ये न्यूज़ आ रही हैं, ये इवेंट्स हो रहे हैं और मार्केट एम्प्लॉयमेंट डेटा पे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पॉलिटिकल मूव्स पे ऊपर नीचे जा रही है। सो देयर इज मच मोर देन जस्ट चार्टिंग, मच मोर देन दैट। तो मार्केट इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड है। फिर जब आप उसमें घुसते हैं, आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं चीज़ों के पीछे। ये डेटा अगर एम्प्लॉयमेंट का है तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अच्छा, ये कैलकुलेशन चेंज हुई थी, एट व्हाट पॉइंट चेंज हुई थी। इन्फ्लेशन डेटा के अंदर से इन्होंने टोमेटो पेस्ट को निकाल दिया, कॉफी को निकाल दिया। क्यों निकाला, एट व्हाट पॉइंट निकाला? इन्होंने तब निकाला जब इन्होंने रेट कम करने थे, ये दिखाने के लिए कि सीपीआई हम मीट कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस में से वो चीजें ही निकाल दी जो इन्फ्लेशन को हाई कर रही थी, और फिर उन्होंने रेट कट कर दिया 0.5% का। तो ये सब चीजें इस तरह से बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो वंस मेरे ख्याल से एक मर्तबा सिर्फ आप अगर इसके अंदर देख लें कि ये किस तरीके से ये एक्सपोज आपके सामने हो, या ये चीजें का एक्सपोजर आपको मिले कि किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, सो देन आई थिंक यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। मतलब फिर आइदर यू विल स्टॉप लुकिंग इनटू इट क्योंकि इट विल बी ओवरवेलमिंग, या फिर यू हुँ, वुड नॉट स्टॉप। तो यू विल गो डीप इनटू द रैबिट होल और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड हैं। हिस्ट्री आप देखेंगे, पढ़ेंगे, फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक है भाई। 1973 के अंदर जो सेशन हुआ है, 2008-9 में हुआ है, इनके पीछे सारा सीन क्या था। तो एक्चुअली दैट इज व्हाट गॉट मी इनटू इट। प्लस आई थिंक कि ऑफ कोर्स मेरा आप ये कह लें कि पैशन है इन ऑर्डर टू रिसर्च ऑन टू इट। तो काफ़ी मेरा रोज जो टाइम है वो इसी चीज़ों में जा रहा होता है, चाहे वो वीडियो कंटेंट देखना हो, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना हो, रिसर्च करना हो, ट्विटर के ऊपर हो, कहीं पे भी हो। तो वो मैं एक्टिवली कर रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए।
बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ड्राई बोरिंग सब्जेक्ट भी होगा, तो दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग इन दैट, द इंटरेस्ट दैट आई फील इन दैट, टू अंडरस्टैंड, टू अनकवर समथिंग, to see where it is going, to be able to see कि मतलब कोशिश करने के अंदर, तो that is what keeps me going. रीडिंग करता हूँ, उसमें investing.com के रोज मैं देखता हूँ क्या इकोनॉमिक इवेंट्स है, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जब वो पहले हुआ था तो क्या इम्पैक्ट हुआ था, तो वो इम्पैक्ट जब हुआ था तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट टू द मार्केट्स, ये चीजें हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि मेरा भी मैंने बताया कि इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे कभी एक्सपोज़र ही नहीं मिला। तो जब टाइम मिला तो पढ़ना शुरू किया तो फिर वही आपकी वाली बात, वो रैबिट होल में घुसते चले जाओ, उससे चले जाओ। क्योंकि एक अक्सर जो लोग होते हैं उनकी रीसेंसी बायस होता है ना, उनके पास रीसेंट हिस्ट्री की नॉलेज होती है कि भाई 2008 में क्या हुआ था, बस उसके बाद से लेके अब तक सब नॉर्मल है। लेकिन उससे पीछे आप जाते हैं तो भाई 1987 में जो क्रैश हुई थी उसके पीछे क्या राज था, फिर 1970s में जो क्रैश हुआ था उसमें क्या हुआ था, 1930s में क्या हुआ था। तो फिर आप जो है ना वो डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल उसके मूव हो सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिंग का थीसिस है, वो सिर्फ़ क्रिप्टो तक ही महदूद है, या आप इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक्स वगैरह हो गए, या लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें भी आपका कोई एक्सपोज़र है, या सिर्फ़ क्रिप्टो की हद तक ही लिमिटेड है? क्रिप्टो, गोल्ड मोस्टली, और स्टॉक्स के अंदर भी पर्सनली करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में यूजुअली मैं मतलब जो हमारे कम्युनिटी ग्रुप भी है वगैरह, उसमें हम स्टॉक्स नहीं करते, तो मोस्टली क्रिप्टो और गोल्ड, हुँ। दैट्स इट। स्टॉक अच्छा, में गोल्ड पर्सनल पे पोर्टफोलियो है। हाँ, गोल्ड पे आपका थोड़ा-सा मैंने सुना था कि आप इतने बुलिश नहीं हैं, आप बेरिश थे, जो आपकी गोल्ड की एनालिसिस थी। तो अब वो चेंज हो गई है, अभी भी आपका व्यू बेरिश ही है? गोल्ड के ऊपर जो अभी एक मेन स्ट्रीम एक नैरेटिव है, वो है अगले साल गोल्ड 3,000 जा रहा है, ठीक है। तो हुँ, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के ऊपर ऐसा है, गोल्ड ऑलरेडी अभी बहुत पंप भी हुआ है, रीजन ऑफ वो कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन की वजह से भी, ठीक है। लेकिन नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि मनी अब गोल्ड से निकल के मार्केट्स में और फ्लो होगी, और जो एक टारगेट 2025 का और उस 25 में उन एसेट्स का हमें दिए जा रहा है, आई थिंक दैट इज समथिंग कि वो हमें एक उस तरफ पुश किया जा रहा है टू होल्ड टिल देन या टू बाय फॉर दैट टाइम, जो कि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि हुँ, रेट कट हुआ है सितंबर 18 को, और एक और रेट कट इस साल मिनिमम ड्यू है, एक और एटलीस्ट, क्या पता ये लोग 2 रेट कट करें जो ये कह रहे हैं, लेकिन हुँ, एक और रेट कट इस वक्त ड्यू है इस साल, 0.75% रेट कट, दैट इज अलॉट। और ये हुँ, रेट कट इतना तेजी से होना विद इन 1 क्वार्टर, ये सबसे ज्यादा बैंक्स को अफेक्ट करेगा, और इतने बड़े इफेक्ट के बाद इन अ 1 ईयर टाइम या नेक्स्ट ईयर, आप मतलब मार्केट्स का स्टिल सरवाइव करना और रहना, और मार्केट्स का कहीं ना कहीं ब्रेक ना होना, या इन गोल्ड का नीचे ना जाना, तो दैट वुड बी मतलब उसके लिए कोई फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए मेरे हुँ। एतबार से। और अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, जब ये रेट कट्स हुए हैं, चाहे 2006 हो या 2006-7 मार्केट क्रैश हो, होती है। हुँ, तो उसके बाद एक साइकिल आता है मार्केट का जहां पे करेक्शन होती है, क्योंकि और इस दफा जो रेट कट हुआ है, इन्होंने बोला है कि हम लेट हो गए हैं, 1 क्वार्टर से ऑलरेडी हुँ, लेट है, उन्होंने कहा कि हमें रेट कट जून जुलाई में करना चाहिए था, हम सितंबर में कर रहे हैं, तो हुँ, ऑलरेडी डिलेड है, जो कि ऑलरेडी इस साल के शुरू से जो है ये कहा जा रहा था कि रेट कट्स डिलेड हैं। तो इस वजह से इस दफा थोड़ा मुझे लगता है कि 2025 को मैं पर्सनली इन रीजंस की वजह से एज अ बुलिश ईयर नहीं देख रहा। जॉब हुँ। मार्केट को भी अगर आप देखें, आप कनाडा में हैं राइट इस वक्त, जी। आई थिंक कि कनाडा में तो आपको अपने इर्द गिर्द थोड़ा जॉब मार्केट का समझ आ रहा होगा कि क्या सिचुएशन है, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर, लेकिन एट द स्ट्रीट लेवल जॉब मार्केट की सिचुएशन इतनी सही नहीं है। अब जैसे हुँ, यूएस है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड है कैलकुलेशन का, तो अगर मैं गिवन पॉइंट इन टाइम 2 दफा अनएम्प्लॉय हुआ हूं, तो मैं एक ही दफा काउंट हो रहा हूँ। तो ये भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हाँ, है, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट जो ट्रू रियलिटी है उसकी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। एग्जैक्टली और यहाँ हुँ, दुबई में मैं हूँ, यहाँ भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मार्केट्स यहाँ पे हैं, जॉब मार्केट्स हैं, तो यू कैन सी कि एक थोड़ा बहुत चेंज पर्सपेक्टिव का लोगों में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ के कुछ कॉरपोरेशंस, लोग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स एडजस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर, हुँ। ठीक क्योंकि है। ये भी है ना
Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. कि रेट कट्स ऑलरेडी प्राइस इन भी तो हो चुके हैं ना मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट तो पहले से प्रिडिक्ट कर रही थी कि 3 या 4 रेट कट्स तो होंगे, यानी कि जनवरी 2024 से उन्होंने प्राइसिंग करना शुरू कर दिया था। तो वो ये बात है कि वो इतने डिले हो गए। तो आपकी बात सही है कि अगर वो रेट कट करते भी हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है मार्केट में, तो 2025 उस हवाले से पे बुलिश नहीं होगा। और फिर इसमें इलेक्शन का एलिमेंट भी शामिल है ना, क्योंकि इलेक्शन के लिए ज़ाहिर-सी बात है उनको नंबर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करने हैं। जो अब जो लास्ट जॉब नंबर्स आए, वो अनएक्सपेक्टेडली इतने अच्छे आ गए, यानी कि पिछले जॉब नंबर्स उठा के देखें, सब में उन्होंने रिवाइज़ डाउन किया है। और एकदम से एक एक जॉब रिपोर्ट इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले आ गई और इतनी ज़बरदस्त आ गई कि उसके बाद हर चीज़ जो है वो रेनबोज़ एंड सनशाइन की तरह से नज़र आने लगी है। तो ऑफ़ कोर्स उसमें इलेक्शन एलिमेंट भी शामिल है। तो मेरा मेरा भी एनालिसिस यही है कि इलेक्शन के बाद फिर हमें पता चलेगा कि हू इज़ स्विमिंग नेकेड व्हेन द टाइड गोज़ अवे। तो ये भी सिचुएशन है। कनाडा में तो ख़ैर बहुत इस वक़्त टफ़ हालात हैं जॉब के हवाले से, क्योंकि कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट तो यूएस से भी बहुत ऊपर चली गई है। 6.6 थी आखिरी रीडिंग, जो कि ऑफ़िशियल फ़िगर है। लेकिन अगर आप ऑन द ग्राउंड आप लोगों से पूछते हैं तो बहुत टफ़ हालात हैं इस वक़्त। क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनके बच्चे अभी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स एट ऑल। यानी कि वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको जो है कोई इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे। तो दैट्स द सिचुएशन। अच्छा, थोड़ी-सी हम मज़ीद और इसको आगे लेके चलते हैं क्रिप्टो को। तो मेरी मैं भी इन्वेस्टिंग के अंदर हूँ, लेकिन क्रिप्टो में मैं बहुत ज़्यादा इस वक़्त नहीं हूँ। मेरा सिर्फ़ एक बिलीफ है, वो है बिटकॉइन के ऊपर। माइकल सेलर वाला कि भई बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज़्ड अ, परमिशनलेस और उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो दैट इज़ द ट्रू डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी। लेकिन अगर हम दूसरे उसके जो वेरिएंट्स हैं उनको देखते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी है। सोलाना ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई, या इथेरियम के पीछे भी उनकी टीम है जो उनको मैनेज करती है, उसको इश्यू करती है टोकन्स को। तो आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस है कि बिटकॉइन तो पे तो ऑफ कोर्स हर कोई जो है बिलीव करता है, क्योंकि दैट इज़ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी कंट्रोल व्हाट्सोएवर। लेकिन अगर हम दूसरी करेंसी को देखते हैं, तो दैट सीम्स टू बी लाइक वेरी मच फिएट करेंसी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स का कंट्रोल होता है फिएट सिस्टम के ऊपर। उसी तरह ये जो दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनका भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है। तो उस हम्म। हवाले से आपका क्या व्यू है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हुँ। डज फ्रीडम एग्जिस्ट? नहीं, फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। सिंपली जब फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती हुँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन फ्री कंट्री में, सो देयर इज नो सच थिंग एज डिसेंट्रलाइजेशन इज वेल, ऑनेस्टली हाँ। स्पीकिंग। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड है उसकी फंक्शनैलिटी में, हुँ, लेकिन परमिशनलेस है मेरे लिए, आपके लिए ओनरलेस है एक ट्रांजैक्शनल यूजर के लिए। लेकिन इन एक्चुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की ओनरशिप के, टेक्निकली स्पीकिंग डिसेंट्रलाइज तो नहीं है। सतोशी वॉलेट में सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी पड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके जो टॉप माइनिंग फार्म्स हैं वो ब्लैक रॉक ओन्ड है, ब्लैक रॉक ओन्ड है। उनका जो ईटीएफ है उसमें $25 बिलियन तक, $23 बिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो ऑलरेडी हो चुका है और मजीद हो रहा है। अभी फिडेलिटी ने जो है वो पता नहीं कितने थाउजेंड, मुझे याद नहीं आ रहा, बिटकॉइन एज इन इसकी पावर जो है या इसकी जो ओवर सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट तो हो रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये दैट, आप बिटकॉइन की बात कर रहे हैं ना? मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, हुँ, मैं हुँ, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिटकॉइन एक नेटवर्क है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर परमिशनलेस है, ओनरलेस है। आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत लेस है, लाइटनिंग स्पीड पे चल रहा है। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क भी बन चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसकी बैकिंग जो है वो है एनर्जी। हुँ, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बिटकॉइन नेटवर्क की बैकिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी, वो विंड एनर्जी, टर्बाइन एनर्जी, वट एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है उन माइनिंग मशीन्स को ऑपरेट करने में, जो ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर रही हैं। जो उस एनर्जी का उस स्टेट में ओनर है, जो उसका रेगुलेटर है, जो उसके ऊपर प्राइस डिसाइड करने वाला है, उस हुँ, उन लोगों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस वक्त हुँ, बीटीसी के नेटवर्क के ऊपर। डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आज अगर वहां पे कोई स्टॉर्म आता है, कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे टेक्सास में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, स्नो स्टॉर्म आया था सर्दियों में लास्ट, कोई सिचुएशन आती है और पावर ग्रिड ऑफ होती है,
बिटकॉइन का नेटवर्क आपको कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड उतना ही है जितनी दुनिया फ्री है। तो इफ यू गेट माय आंसर, हाँ, कोई एक बंदा नहीं है जो इसका ओनर है जिसको आप पकड़ लेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप इथीरियम को देखें, ठीक है, विटालिक उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से है, इवन गैविन जो था वो भी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से था, जिसो जो पोल्का डॉट का है, लेकिन उनके कंट्रोल में भी नहीं है। आज आपको विटालिक नहीं कह सकता कि इथीरियम कहाँ जाएगा, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर वो चाहे भी 3,000 पे जाए, वो ज्यादातर ट्वीट कर सकता है, एक सेंटिमेंटल शॉर्ट पंप क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब एक्चुअली वो भी मल्टीपल वॉलेट्स में ओन हो चुका है और उसकी प्राइस मूवमेंट्स, प्राइस फ्लक्चुएशन एट द एंड ऑफ द डे बिग मनी के हाथ में है। तो अगर आज आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग के माइकल सेलर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका बीटीसी तभी ऊपर जाएगा जब इंस्टीट्यूशनल मनी बीटीसी में जाएगी। दैट्स इट। बिल्कुल। तो बाकी बिटकॉइन वो इज भी उन्हीं की तरफ से होती है ना, जो जो एग्जैक्टली बिग मनी है। हाँ। एग्जैक्टली तो उसके मुझे डिसेंट्रलाइजेशन का और उसके इन चीजों का मुझे क्या करना है, व्हेन इट इज एब्सोल्युटली a speculative asset जो 24/7 ओपन है, जिसकी मार्केट प्राइस तभी ऊपर जाएगी जब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, वैनएक, ये लोग सब, वैनगार्ड, ये लोग सब बाय करेंगे, बर्कशायर हैथवे इसमें घुसेगा, देन इट वुड गो अप। तो मुझे पर्सनली एट माय डेली लाइफ एक्सपेंस, मेरी चीजों के, व्हाट इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन डूइंग फॉर मी? एक चीज कर रही है और वो है कि मैं उसको अपने लेजर वॉलेट में डाल के, अपने वॉलेट में डाल के दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे उसको भी ऑनलाइन लेकर आना है और फिर मुझे उसको सेल करना है टू समवन हु इज विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस। बिल्कुल। इवन अगर आपने उससे कोई ट्रांज़ैक्शन करनी भी है तो ऑफ़ कोर्स अगली पार्टी भी जो रिसीविंग एंड पे उसको एक्सेप्ट करने वाली हो ना, तो वरना तो आपको फिर उसको दोबारा फ़िएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उससे जो भी चीज़ खरीदेंगे। तो इन द एंड आपको आना तो उसी सिस्टम के अंदर ही है। तो ये भी हाँ, ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इन्वेस्टिंग के हवाले से फिर आप क्या देखते हैं कि बिटकॉइन वर्सेस जितने भी दूसरे कॉइन्स हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी अब इतना पंप हो चुका है, तो जो नया बंदा है वो अब यही डर रहा है कि यार ये ऑलरेडी 60 से 63 भी है इस वक़्त, तो अब इससे ऊपर कितना जाएगा? अगर मैं भी ले लूँ फिर ये दोबारा से क्रैश करता है तो फिर आप टॉप पे बाय करके दोबारा बैठ जाते हैं। तो उस हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि फ्रॉम हियर इट इज़ गोइंग टू पुल बैक अ लिटिल बिट और मज़ीद इसने ऊपर जाना है? चले मैं आपको उस पर बताता हूँ। देखें, हुँ, 73K के ऊपर जब बीटीसी आया था, दैट वाज द पॉइंट इन टाइम, मई हुँ, में, जब मुझे याद है अच्छे से कि मैं यही कॉल आउट कर रहा था कि दिस इज द टॉप, सेल कर दो। खासतौर पे ऑल्ट्स को, ऑल्ट्स वहां जाएंगे जहां हम सोच भी नहीं सकते, वापस अपने ऑल टाइम लोज पे जाएंगे, उस तरफ ऑल्ट्स हमारे आ गए। ठीक है, तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट पॉइंट इन टाइम हम उसको सेल कर पाए, हम समझ पाए कि उसकी जो कैपिचुलेशन 73K पे हो रही है, 3 दफा आया वहां पे, हुँ, 3 दफा बिटकॉइन ने हमें मौका दिया कि भाई निकाल लो पैसे। फिर बिटकॉइन 49 तक गया। अच्छा, अब 49 तक जब बीटीसी जाता है, ये रेट कट से पहले होता है, ये कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन दुनिया में जब है तब होता है, ये तब होता है जब एम्प्लॉयमेंट डेटा हमारा स्ट्रांग भी आया, ये तब होता है जब इन्फ्लेशन हमारी कम हो रही है, ये इन सब चीजों के इर्द गिर्द होता है। ये तब होता है जब ईटीएफ का आउटफ्लो होता है, मतलब जो ब्लैक रॉक का ईटीएफ लाइव है बिटकॉइन का, आई शेयर्स वगैरह, ये उसके आउटफ्लो पे होता है। ये सारी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग बाइनेंस, सीजी पकड़ा जाता है, उसको जेल होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। बीटीसी की बातें होती हैं, क्रैश क्रैश क्रैश, पूरी मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, रिसेशन 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 की भी कुछ बातें होती हैं इन अगस्त, इन सितंबर। बीटीसी मैक्स 49 के तक जाता है, फ्रॉम 73 टू 49, ठीक है, 40 50 60 24,000 नीचे जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीटीसी 30% अपनी एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, हुँ, 30 to 35%, और दोबारा अभी 60 प्लस है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रेंथ इसमें है जिसने ये सारी चीजें एब्जॉर्ब की हैं, और दोबारा 60 अबव है। तो अगर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करके पोस्ट हाविंग 60 अबव होके बैठा हुआ है, और इस वक्त इसके ईटीएफ्स लाइव जा रहे हैं, और इस वक्त इंटरेस्ट रेट अब कट हुआ है, इकोनॉमीज में अब स्टिमुलस आया है, तो मुझे नहीं लगता कि बीटीसी अभी ऑल टाइम लो बना रहा है, और मुझे नहीं लगता बीटीसी अभी लोअर लेवल पे जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इसने परफॉर्म करके दिखा दिया, 16,000 to 73,000 इन अ ईयर परफॉर्म करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसकी हुँ, परफॉर्मेंस जब दिखी है लोगों को, अब जब रेट कट हो रहे हैं, अब जब पैसा सस्ता हो रहा है, अब जब लोग लोन ले सकते हैं, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, और जब रेडी है लोग अब कि अब अगर ये 20 पे गया, 30 पे गया, अब मैं खरीद लूंगा, तो अब क्यों मौका दिया जाए उनको खरीदने का? हुँ, तो अब मौका क्यों दिया जाए? अब अगर अगर अब ये 30-20 पे गया, तो अब 10, अब, अब ये नहीं 10 की रुकेगा। फ़िक्र करें। अब उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि 30 पे बाय करके अब दोबारा वो 70, अब अगर ये हाँ, गया तो अब इस दफा नहीं रुकेगा ये।
तो फिर वो मेरे 10 पे आ ख्याल से गया। मेरे ख्याल से अभी हुँ, देखें, जैसे आपने ये सेंटिमेंट शेयर किया, हुँ, ये आपको कहाँ से पता चला? ये आपके दिमाग में कहाँ से आई बात? आखिर ये मार्केट से ही आपको जो नॉइज़ मिला है, चीज़ें मिली हैं, ये आप जो ग्रुप्स होंगे, जो भी आप वहाँ हुँ, से देखा है, सुना है, एनालिसिस किया है, और आपने बिटकॉइन के चार्ट्स देखे होंगे बिल्कुल, और आपको ये चीज़ आपने बोला है कि बस अब हो गई है, बेयर मार्केट है अब, आगे नीचे है। तो ये हुँ, अब चीज़ हम बिलीव कहाँ पे कर रहे हैं? 60,000 से ऊपर। हम बिल्कुल। हम अब हम 63,000 पे है इस वक़्त बीटीसी, अब हम यहाँ पे बेयरिश हैं, व्हिच इज़ जस्ट 10,000 अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, जो हम हुँ, ऑलरेडी 2 महीने पहले हिट कर चुके हैं, और उसके बाद हम हाँ, बहुत टाइम नीचे कैपिचुलेट कर रहे हैं। तो आई पर्सनली इस सारी वजह से, टू गिव यू दिस पर्सपेक्टिव, जस्ट फॉर द स्टेटमेंट जो मैं अब कहने लगा हूँ, कि मेरे ख्याल से अभी 78 टू 85 बीटीसी की लिक्विडिटी है इसमें, जहां से लिक्विडिटी ग्रैब मेजर हो सकता है। और ऑल्ट्स का अगर आप उस हवाले से पूछ रहे हैं, तो जहां बीटीसी ने 73 के तोड़ा और ऑल टाइम हाई की तरफ गया, ऑल्ट्स में आपको 50-50% की रैली नजर आ रही होगी। इजी, वेरी हुँ, इजी। क्योंकि एक मेजर वो लेवल साइकोलॉजिकल ऑल टाइम हाई टूटेगा, जब वो टूटेगा मार्केट्स बुलिश होंगी बहुत, जब वो बुलिश होंगी तो हमारे ऑल्ट जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को कैच करने की कोशिश करेंगे, विच इज 550 टू 100% पंपिंग जो ऑल्ट्स में आ सकती हैं, जिसको मैं पर्सनली लास्ट एग्जिट के तौर पे देख रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। हुँ। वहां पे फिर दोबारा लोग 1 लाख 1 लाख 1 लाख करेंगे, और प्रोबेबली दैट वुड बी द टाइम जहां पे हमें एक लॉन्ग टर्म करेक्शन टाइम नजर आ सकता है बीटीसी के अंदर। हुँ। उसका फिर इम्पैक्ट ये भी है ना कि अगर इन केस आफ्टर इलेक्शन रिसेशन डिक्लेयर हो जाता है, तो वो भी तो एक इवेंट उस पे प्ले आउट होगा ना कि भई अगर रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर होता है तो फिर ऑफ कोर्स फिर मार्केट से मनी कैपिटल पुल आउट होता है। तो वो पुल आउट होगा तो फिर वो सारे एसेट से पुल आउट होगा, सिर्फ़ स्टॉक से नहीं। तो ऑफ कोर्स उसका फिर इम्पैक्ट बिटकॉइन पे आएगा। अच्छा, ऑल्ट कॉइन्स में फिर आपकी ऑफ कोर्स अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की मैं निकालता हूँ लिस्ट तो वो तो इनफ़िनिट लिस्ट है और उसमें मज़ीद कॉइन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो उसको आप कैसे फ़िल्टर आउट करते हैं? मतलब क्या आपकी थीसिस है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो देखने चाहिए इन्वेस्टिंग के हवाले से? देखें, जो ऑल्ट कॉइन्स, एक तो जो मेन मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं टॉप 20, उनको मैं इग्नोर नहीं करता। ठीक है, उनको तो हुँ, जरूर हम अपनी ट्रेडिंग में रखते हैं, अपने एनालिसिस में रखते हैं, क्योंकि उनमें मेजर पैसा है। इवन अगर वो नहीं हिले पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, लेकिन क्योंकि उनमें इतना कैपिटल है कि वो आज भी टॉप 20 टॉप 10 में है, उनमें ट्रेडिंग करना जरूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनमें ज़्यादा इतना पैसा है, उनके अंदर फ्लक्चुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी बाकी ऑल्ट्स में होगी। तो अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो लुक एट द टॉप 10 ऑल्ट्स, लुक एट द टॉप 5 ऑल्ट्स, और वही आपके लिए काफ़ी होने चाहिए। देखें, बंदा सिर्फ एक ऑल्ट को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बन के, उसके चार्टिंग को, पैटर्न्स को समझ के, उसका एक्सपर्ट बन के, उसकी न्यूज़, उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीटली समझ के, फॉर एग्जांपल रिपल पे, एक्सआरपी पे, किसी भी ऑल्ट पे सिर्फ उस पे भी अकेला सिर्फ ट्रेडिंग करे, दैट इज ऑल्सो इनफ। ऐसे ट्रेडर्स भी हैं, दे ओनली ट्रेड ऑन 3 ऑल्ट्स एंड दैट्स ऑल हुँ, दे ट्रेड ऑन, और दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि वो उनको समझ गए हैं, उनकी नब्ज पे उस ऑल्ट की उनका हाथ है। तो हुँ, चाहे जितने भी ऑल्ट्स हों, आपने टॉप मार्केट कैप ऑल्ट्स पकड़ने हैं, आपने उनमें फोकस करना है, आपने उनमें ट्रेडिंग करनी है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, आपने 5 ऑल्ट्स का, दैट्स इट, अदर देन बीटीसी। और एट द एंड आपने बीटीसी के अंदर कोशिश करना है एक्यूमुलेशन करें, जहां जहां बीटीसी विक मार के नीचे आता है, ऑर्डर्स अपने ऑलरेडी डीसीए लगा करना। के रखें, हुँ, या कैश आउट सही। कर लें, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है। हुँ, हुँ, बाकी ऑल्ट्स की हम रिसर्च कैसे करें, ये आपका सवाल है। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको ये समझने की जरूरत है कि ओवरऑल मार्केट किस तरफ हेड हो रही है, ओवरऑल इस वक्त कैपिटल दुनिया का किस तरफ जा रहा है, वो ऑल्ट्स या वो प्रोजेक्ट्स, ये चीज स्टॉक के लिए भी मेरे ख्याल से एलिजिबल है, ये क्रिप्टो के लिए खास तौर पे है। ईएसजी, ठीक है, उस चीज को सबसे पहले में देखने की जरूरत है। ईएसजी, जो इनका जो ईएसजी के अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इनके इनका जो न्यू कल्चर डेवलपमेंट के आईडी, वो भी ईएसजी के अंदर है, वो कंपनीज हुँ, ईएसजी लेबल्ड हैं, जो एक्सेप्ट करती हैं उन चीजों को, उस तरफ कैपिटल फ्लो होगा टू पंप दैट आइडियोलॉजी। तो मेरे ख्याल से ईएसजी के अंदर कैपिटल फ्लो है, फिर हाँ। आपका जो है वो कार्बन लेकिन फ्रेंडली अब भी तो उसमें आ थोड़ा सकता है। ईएसजी से पीछे चीज़ें हटनी शुरू नहीं हो गई क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ब्लैक रॉक ने भी जो है अपना ईएसजी का जो उनका वो था ईटीएफ था, वो उन्होंने जो है कैंसल कर दिया था। तो मुझे लगा कि अब शायद सेंटीमेंट चेंज हो रहा है ईएसजी के हवाले से। ईएसजी के हवाले से हुँ, इस वक्त एट दिस, कंसिडरिंग के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, वो एक्चुअली इतनी ईएसजी फ्रेंडली नहीं है। ठीक हुँ। है, अगर आप देखें जो वो तो जो बिल्कुल नहीं ट्रम्प है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो कहते हैं ये सब होक्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन जब वो आएगी ना, हाँ, तब थिंग्स वुड बी डिफरेंट। तो इस वजह से आई डोंट हुँ, थिंक कि जो एक डेकेड लॉन्ग मेड आइडियोलॉजी है, वो इतनी जल्दी वुड चेंज। आई हुँ, थिंक कि ये तो अभी इज अ वेरी स्टार्टिंग ऑफ दैट।
ESG के इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को एग्जैक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो भी टॉप फर्म्स मेरे ख्याल से उससे अलाइंड है, या जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स उससे अलाइंड है, जो कार्बन फ्रेंडली है, जो इस तरफ, तो दैट आई थिंक इज वन प्लेस जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। दूसरा, क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल दूं आपको, लास्ट जब इलेक्शन हुए थे, ट्रम्प जब आया था, तो उससे पहले एक्चुअली ट्रम्प ने क्रिप्टो के बारे में बातें की थी, बड़ी अच्छी, बिटकॉइन के बारे में। लेकिन जैसे वो इलेक्ट होके आया, तो ही वॉज एब्सोल्युटली एंटी क्रिप्टो, ठीक है। उसने बल्कि ये बोला था कि आई ओनली बिलीव इन यूएस डॉलर, आई डोंट बिलीव इन क्रिप्टो, बिटकॉइन इज एनिमी ऑफ यूएस डॉलर, और उसने बहुत स्टेटमेंट्स दी थी। और उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी क्रिप्टो के ऊपर रिलैक्सेशन का काम नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले ही वॉज वेरी प्रो, तो अभी वो प्रो है, आई डोंट टेक इट एज एनी काइंड ऑफ ग्रेट थिंग फॉर क्रिप्टो। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो आ गया तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मारेगा, आई डोंट थिंक सो एट ऑल, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, वो ये सब कर रहा है, प्रॉब्ली इससे बैक ट्रैक करेगा, वो हर्ट होगा, लेकिन वो कभी भी आने के बाद जो मेजर मनी फ्लो है उसके अगेंस्ट नहीं चलेगा। वो एक दफा चला था ना, उसमें पता है उसने क्या हुआ, यू नो, ही हैज लर्नड, ही हैज डन दैट, ठीक है। बट एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इट ऑल इफेक्ट्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, वेब 3, AI, वेब 3, इसके बिल्कुल। अंदर जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू डेटा प्राइवेसी और क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी, क्रॉस चेन डेटा स्ट्रक्चर, क्रॉस चेन क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रॉस चेन डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टोग्राफी इस वक्त काम कर रही है, लाइव है, और उनमें टोटल वैल्यू लॉक TVL है और बढ़ रहा है, उनको देखने की बहुत जरूरत है, चाहे उनकी प्राइस गिरी हुई है। आई थिंक अगर एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका TVL है, या जिसके अंदर जो दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें TVL है, बढ़ रहा है, डेवलपर्स बढ़ रहे हैं, और क्रॉस चेन काम कर रहा है वो, प्लस वो वेब 3 है, प्लस वो अगर ESG है, उसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, बेशक उसकी, आई थिंक अगर उसकी प्राइस स्टक है, आई डोंट, मतलब आई डोंट सी अ रीजन नॉट टू इन्वेस्ट इन इट पर्सनली, ठीक है। लोगों के पास रीजन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आई एम नॉट श्योर, मतलब आई कैन बी रॉन्ग, तो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ऑनेस्टली। अच्छा, एआई को आप किस तरह देखते हैं, खास तौर पे क्रिप्टो के बारे में? क्योंकि मैं अभी लास्ट वीकेंड पे रॉल पॉल का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो वो ये कहता है, उसकी थीसिस ये है कि नेक्स्ट 6 ईयर्स जो है ना वो क्रिटिकल है, यानी कि नेक्स्ट 6 ईयर के अंदर ये जो पूरी इन्वेस्टिंग की दुनिया चेंज हो जानी है, क्योंकि एक तो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में, मिडल ईस्ट में, वो लैंडस्केप पूरी चेंज कर देगा नेक्स्ट 6 ईयर्स के अंदर। और फिर उसके बाद जो जो एआई जो चेंज लेके आ रही है मेन स्ट्रीम के अंदर, यानी कि इतनी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो अब डिस्प्लेस होंगी एआई की वजह से। तो पूरा जो एक इन्वेस्टिंग सिनेरियो है खास तौर पे स्टार्टअप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, वो भी चेंज हो जाना है, क्योंकि एआई एआई ने इतना कुछ चेंज कर देना कि आपकी जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है वो भी उस हिसाब से चेंज होगी। तो उसका आप क्या देखते हैं कि एआई का जो इम्पैक्ट आ रहा है और आने वाला है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू क्रिप्टो? देखिए, क्रिप्टो कामयाब क्यों हो रहा है? क्रिप्टो इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि क्रिप्टो चीजों को स्पीड अप कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को, स्टोर ऑफ वेल्थ को, बाइंग एंड सेलिंग को, इन चीजों को स्पीड अप कर रहा है। और क्रिप्टो जो है वो एक्चुअली जो वैल्यू है पैसे की, वो पेपर से निकाल कर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज क्रिप्टो कर रहा है। AI और क्रिप्टो इज, आई थिंक, एक ऐसी मैरिज है जो कि होनी है एक दिन, जो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि द स्पीड ऑफ AI, या AI के काम के जो स्पीड है, जो भी है, ठीक है। अगर आपने अभी देखा, अभी रिसेंटली, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, वो इलॉन मस्क ने जो रोबोट, अपना ह्यूमनॉइड बिल्कुल, रोबोट लॉन्च किया वो है, तो बातें भी कर रहा है। वो बातें भी कर रहा है। और हाँ, अगर आप, मैं कल दोस्त से बैठ के डिस्कस कर रहा था कि उसकी टोन जो है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिरी एंड एलेक्सा एंड एवरीथिंग, मैंने ये सब यूज किए, मैं, इट्स अ हुँ, मोर ह्यूमन टोन, बिल्कुल। उसकी टोन ऊपर जाती है, नीचे आती है, इट्स नॉट रोबोटिक टोन। हुँ, तो आई थिंक कि जो स्पीड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ AI को सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ वैल्यू नेटवर्क ऑफ क्रिप्टो सपोर्ट कर सकता है। तो अगर AI ने मोनेटाइज करना है अपने आप को, या अगर इन ह्यूमनॉइड्स, जो भी इस तरह ये जो गैजेट्स हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, AI बॉट्स या AI टेक्नोलॉजी, अगर इनको मोनेटाइज करके एडवर्टाइजर्स ने, जो कि यूज करेंगे इनको, या हुँ, किसी ने भी मोनेटाइज करके अगर इनको यूज करना है प्रॉपरली फॉर मेकिंग मनी, या ट्रांसफरिंग वेल्थ, या ट्रांसफरिंग मनी,
आई थिंक उसमें क्रिप्टो वुड सिट एट द कोर ऑफ इट, क्योंकि सबसे पहले क्रिप्टो इज टेक, हम्म और क्रिप्टो इज इजीली एक्सेसिबल, प्राइवेसी है, हम्म कोडेड है, इंटीग्रेटेबल है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ होना है, इन माय ओपिनियन हाँ दोनों ने एक दूसरे के साथ होना है, तो ये हम्म कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, इन माय ओपिनियन। हम्म अच्छा, उसमें जब रॉल पॉल की मैं सुन रहा था पॉडकास्ट, वो ये कहता है कि देयर विल बी अ टाइम कि जब ये जो रोबोट्स हैं ये आपस में खुद ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जब ये खुद ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑफ कोर्स वो ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के ऊपर होगी। तो उस वक़्त जो है हमें नज़र आएगा कि जो पूरा आपने जो मेरिस की बात की है एआई और क्रिप्टो की, वो उस वक़्त हमें इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आएगी प्रोडक्शन के अंदर, कि किस तरह जब ये रोबोट्स, क्योंकि अमेज़न ने तो ऑलरेडी तकरीबन आधी वर्कफ़ोर्स तो रोबोटिक कर दी है ना, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है। अभी इलॉन मस्क ने भी इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑफ कोर्स टेस्ला का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे भी रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स हमें लगता है कि ये रोबोट्स हर जगह होंगे, तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। और फिर जब वो रोबोट्स मेनस्ट्रीम में आएँगे, तो ऑफ कोर्स वो ट्रांज़ैक्शन भी करेंगे। वो ट्रांज़ैक्शन ऑफ कोर्स फ़िएट करेंसी में तो नहीं होगी। तो फिर वो उस वक़्त हमें नज़र आएगा कि किस तरह क्रिप्टो की एडॉप्शन मेनस्ट्रीम लेवल के ऊपर होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उसका थीसिस है। हो सकता है वो गलत हो, सही नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोजेक्शन हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से चेंजेज़ होंगी हम्म। एट द बैक ऑफ एआई बिल्कुल, डेवलपमेंट। तो मुझे भी लगता है, मैंने वो सुना नहीं, मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा इस हुँ, पॉडकास्ट के बाद, वो लिंक मैं ज़रूर सुनूँगा उसका। बहुत अच्छे उसकी एनालॉजी होती है चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के, राउल पॉल की। तो आई थिंक सेम, हुँ, क्योंकि वही स्पीड की वजह से ना, क्योंकि कोई भी चीज़ उसको मैच नहीं करेगी इस वजह से। एक स्मार्टफ़ोन यूज़र हुँ, जो बिल्कुल। है, वो अब उसको मैं अगर 90s में पेजर टेक्नोलॉजी पे ले जाऊँ या डायल अप फ़ोन्स पे ले जाऊँ या वॉकी टॉकीज़ पे, तो वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल होगा। तो ये एआई इज लाइक अ स्मार्टफोन यूजर, और हम लोग, और ये पेपर करेंसी इज लाइक पेजर, मेरे मेरे ख्याल से तो उनके लिए सूट ही, बिल्कुल। द स्पीड, द प्रिवेसी, द स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट स्पीड ऑफ जो ये क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, ये उनको सूट करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना। तो एआई के साथ उसका एम्बेड होना हुँ। भी, इट एट एन इजी लेवल। आप इंजीनियर हैं, यू एक्चुअली probably would have much more in depth understanding. I'm not an engineer from any point of view, लेकिन आई थिंक सो, दैट्स व्हाई। अच्छा, चलें इस पे तो हमने बात कर ली, तो ज़रा दोबारा पर्सनल लेवल के ऊपर आते हैं। तो शारिक अमीन साहब का क्या अब आगे प्लान है, फ्यूचर प्लान? अभी दुबई में आप 10 साल से रह रहे हैं, तो व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर? फिलहाल मैं दुबई में हूँ। व्हाट एम आई प्लानिंग फॉर? probably in terms of crypto, in terms of this blockchain, मेरा अपना ये प्लान है कि इंशाल्लाह एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हाउस का अपना पर्सनली मेरा प्लान है, जहाँ पे मैं एक दो डेवलपर्स अच्छा, हैं जो मेरे ओके। बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ। दुआ करें इंशाल्लाह अगर ऐसा हो सके, जो कि सॉर्ट ऑफ होगा कुछ ईआरसी पे, और कुछ और ब्लॉकचेन, वाइट ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, कुछ एक दो ऐसे एप्स हैं, आइडियाज हैं, उनको लेके आने का। तो बेसिकली जो वेब 2 के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, उसको वेब 3 की तरफ लाने का, जो उनके ऐप यूजेज है उसको मोनेटाइज करवाने का, इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। जैसे इसकी परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेव ब्राउजर। तो आप ब्राउजर है, आप यूज करते हैं, आई हुँ, थिंक एआई वो ब्राउजर यूज करेगा। वो ब्राउजर है, आप यूज करते हैं, जितना आप यूज करते हैं उनको आपको ब्रेव टोकन मिलता है। जो एडवर्टाइजर है वो आपको एडवर्टाइज तभी कर सकता है व्हेन यू ऑप्ट फॉर दैट, और आपको एडवर्टाइजमेंट देखने के भी इंसेंटिव मिलता है तब। तो मतलब यूजेज ऑफ इंटरनेट इंसेंटिवाइज्ड। तो अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए, व्हाट इज द इंसेंटिव दैट यू आर गेटिंग, कि आप ये ऐप यूज कर रहे हैं, दूसरी यूज नहीं कर रहा है। जो राइडर डिलीवर कर रहा है उसको कोई, मतलब इज एवरीवन गेटिंग इंसेंटिव जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग यू, ऑर्डर कर रहे हो आपके रेस्टोरेंट से, आई मीन इस तरह की कोई चीज, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। अगर इस तरह की कोई चीज मैं कर सकूं, तो वो दैट वुड बी माय नेक्स्ट बटन, मेरे ख्याल से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना इसको स्केल अप करने का, कंटेंट क्रिएशन को यूट्यूब पे, हुँ। पॉडकास्ट वगैरह स्केल अप करने का, कुछ इस तरह के प्लान्स हैं। तो ये है। तो आप ऑफ कोर्स आपके ठीक-ठाक फॉलोइंग है, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट आई थिंक आप मिलियन को टच कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। तो उसके उस हवाले से क्या प्लान्स हैं? अगर इसको एज़ अ सोशल मीडिया को भी आपने एज़ अ अ, टूल यूज़ करके जो है इसको मार्केटिंग में लेके आना है, तो उस हवाले से कोई सोचा है कि इसको किस तरह से मोनेटाइज़ करना है आगे? आई थिंक मैंने अभी तक अपने किसी सोशल चैनल्स को पर से मोनेटाइज तो नहीं किया।
लेकिन आई थिंक यूट्यूब में क्यों नहीं किया भाई? मोनेटाइज, एक तो ये कि यहाँ पे, ये तो हाँ बहुत यहाँ पे जैसे यूएई पे टिकटॉक है, हुँ, इसमें आप जैसे कंटेंट मोनेटाइज होता है ना कि आपको टिकटॉक इंसेंटिव देता है, यहाँ पे वो नहीं है। तो जैसे यूएस में अच्छा है, कनाडा में भी नहीं है, वो हाँ सिर्फ़ यूएस यूएस में में है। है, जैसे हुँ, शायद कुछ और जगहों पे होगा, तो लोगों को मॉनेटरी वो बेनिफिट मिलता है, तो वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी है, ग्रुप है, जो मैं चलाता हूँ, दैट दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि खुद उसमें मैं हुँ, पर्सनली हुँ, इन्वॉल्व होता हूँ। मेरे साथ एक और भी हैं जो एनालिस्ट हैं, जो काम करते हैं काफ़ी टाइम से, ताहिर नाम है उनका, ताहिर भाई, क्लोज फ्रेंड, हाँ, वो काफ़ी नाम सुना है मैंने वीडियोज़ में क्लोज आपके। फ्रेंड ऑफ माइन और जीनियस हुँ, गाय इन टर्म्स ऑफ चार्टिंग। तो वो भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग सेशंस होती हैं वगैरह। सो आई थिंक कि इसीलिए थोड़ा टीम बना के चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने का मेरा रोड मैप है, कंसिडरिंग टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कुछ इस हिसाब से गोल्स एंड टारगेट्स हैं जो अल्लाह करे इंशाल्लाह अचीव हो, उससे ज़्यादा हुँ, अचीव हो। तो इस तरह है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल, दुआएँ हैं हमारी आपके साथ। चलें इसको ख़त्म करते हैं लास्ट नोट के ऊपर कि जो अब यंग इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं इस वक़्त, जिनको अभी कुछ नहीं पता इन्वेस्टिंग का, ठीक है? और वो क्रिप्टो की अप एंड डाउन देख के उसमें सक इन हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके आपके पास? अगर तो आप स्टक हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 73K के ऊपर ऑल्ट्स बाय कर लिए थे, तो मेरे पास आपके सिवाय सब्र करने के और कोई भी चीज़ के आपको मैं मशवरा नहीं है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो 73K के ऊपर अगर आपने बाय किया या अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिए हैं, तो अगर आपको उस कैपिटल की जरूरत नहीं है, डोंट सेल इट फॉर नाउ। और कोशिश करें समझने की कि गाइडेंस में ट्रेडिंग करें। एटलीस्ट ये सबक तो आप ले लें कि आप किसी के थ्रू किसी मेंटर को रखें, किसी कम्युनिटी के अंदर आप हिस्से हिस्से में हो, किसी आप अपने फैमिली रिलेटेड गाइडेंस में ट्रेड करें, वरना आप सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करेंगे। अक्सर जो चीज़ मैंने न्यू एंट्रेंस ट्रेडर्स या उनमें देखी है, ट्रेनिंग सेशन में करता हूँ, एक छोटी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस ओवर एक्सपीरियंस या कॉन्फिडेंस ओवर एनालिसिस, ये गलती हो जाती है कि अगर आपको पता है कि एक एनालिसिस ये कह रहा है और ये चीज इस तरह है, तो आपने क्योंकि कॉइन खरीदा है इसलिए ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर एरोगेंस है ना, वो नए लोगों में ज्यादा होती है। हुँ। ठीक है, फिर वो जब एक दो झटके लगते हैं ना, वो खत्म। सही है। तो क्यों वो बंदा बिल्कुल। झटके लगवाए? देखिए हमने भी लॉस किया, मैंने भी लॉस किया है, मैं हाँ। रग पुल प्रोजेक्ट में भी पैसे खोए हैं, मैंने पैसे टॉप पे भी बाय करके खोए हैं। तो ये सब हुआ है। और उस स्कैम्स में भी घुस गए, हैक भी हुए, वॉलेट भी हैक हो गया, एनएफटी के अंदर भी नुकसान, ये सब चीजें करके देखी हैं। इन सब चीजों से सीखा है हुँ, कि भाई, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, जस्ट रिमेंबर दिस। हुँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर भाई, अगर बिल्कुल। किसी चीज के अंदर आपको नजर आ रहा है ना कि टू गुड टू बी ट्रू, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फंसते हैं, जल्दी में आते हैं क्रिप्टो के हुँ, अंदर, उनको है कि भाई फौरन हमें क्विक ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, वैसी खासतौर पे जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है, सोशल मीडिया चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, उनको वैसे ही एक क्विक ग्रेटिफिकेशन का बड़ा होता है ड्यू टू द स्क्रोल कल्चर। तो आई थिंक हुँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का प्लान रखो, फिर इन्वेस्ट करो इन हुँ, मार्केट्स के अंदर। तो इतना 3 बिल्कुल। 4 डेज के लिए मत आओ, अनलेस यू हैव बिकम अ गुड ट्रेडर और एक्सपीरियंस लेकर ट्रेड कर रहे हो। तो ये दो तीन में चीजें आई थिंक आई वुड से अबाउट देम। बिल्कुल। और हर कोई जो भी मैच्योर इन्वेस्टर होता है वो बहुत नुकसानों से गुज़र के जो है सीख के आगे निकलता है। तो मैंने भी बहुत पैसे कमाए हैं। मैंने जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें ट्रेड करता था। तो उसमें बहुत उसमें भी पैसे कमाए, बहुत गलतियाँ की हैं। लेकिन उसी से आप आदमी सीखता है ना, फिर आपको पता चलता है कि यार ये दुनिया चलती कैसे है? ये किस तरह ट्रेडिंग होती है, किस तरह वॉल्यूम आता है, कैसे होता है? तो ऑफ़ कोर्स जो यंग इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए एंड देन ऑफ कोर्स लर्न। ये आपने जो बात की ना किसी भी कोच के साथ गाइड के साथ आप लग जाएँ, किसी को भी फॉलो करें, आपको फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें, लेकिन ऑफ कोर्स लर्न हाउ टू ट्रेड दीज़ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़। तो इस नोट पे ख़त्म करते हैं शारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इंशाल्लाह हम दोबारा इन टॉपिक्स पे टच बेस करेंगे आपके साथ, अगर आपके पास टाइम हुआ तो क्योंकि आई रियली एन्जॉय टू टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स विद ऑल दीज़ एक्सपर्ट्स सो इट्स माय थैंक प्लेज़र यू सो मच, टू थैंक यू, थैंक टॉकिंग यू। टू यू। बाकी आप जब भी दुबई आए, इंशाल्लाह बी माय गेस्ट, इंशाल्लाह दैट वुड बी ग्रेट टू मीट यू एज वेल।